तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस लेक्चर विच वाज अबाउट परगेशन एंड एमएसएस। परगेशन एंड एमएसएस ए पार्ट ऑफ रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज बिल तदबीर। और इसको हम थोड़ा सा इंटेग्रेट कर रहे थे विद द बायोमेडिकल पर्सपेक्टिव्स। तो टोटल रेफरेंसेस फ्रॉम कैनन ऑफ मेडिसिन इतने सी ना। तो हमने स्टार्ट पे हमने किया ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, define, differentiate, basically purgation, laxation, emesis, different terms को differentiate करना, and then classifications और कहाँ पे आपने apply करना है. After the learning objectives for the foundation, और जैसे कि हमने बताया था कि असबाब सित्ता ज़रूरिया जो 6 governing factors हैं, elimination is one of them, and purgation and emesis दोनों ही elimination का part है. देन हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा था, जिसमें हमने देखा कि परगेशन, लैक्सेशन, एमएसएस एक यूनानी मेडिसिन का पर्सपेक्टिव क्या है, और फिर इसमें बायोमेडिकल साइंस का पर्सपेक्टिव क्या है, और इन दोनों में को रिलेशन क्या है. एंड देन हमने देखा टाइप्स ऑफ परगेशन, और जैसे हमने कहा कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ परगेशन, इसहाल, इस्तफराग, बित्तारीके असफाल या इसहाल हम इसको कहते हैं. इसमें दो हैं आपके पास, टाइप 1 एंड टाइप 2. लैक्सेशन इज वन ऑफ देम, टाइप 1, जिसको हम तालकीन भी कहते हैं, और परगेशन इसहाल टाइप 2. और हमने इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस देखा था अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमर्स. उसके बाद हमारे पास है लॉस. तो अगर हम लॉस को देखें कि बेसिकली लॉस के अंदर इन परगेशन एंड एमएसएस क्या आता है, तो फर्स्ट we will see the sequential protocols before administrating a purgative, एक drug. तो step 1 क्या है? The leak softens the humor which is also called attenuation. कि हमें नहीं हो सकता है ह्यूमर्स अंदर हार्ड हुए हुए हों, ऑब्स्ट्रक्ट हुए हुए हों, तो इसलिए स्टेप 1 क्या है? अटेन्युएशन. ह्यूमर्स को पहले सॉफ्ट करो, देन बॉडी पोर्स मसाम को डायलेट करो, एंड देन थोड़ा सा फिजिक्स को हम पुश करेंगे, इम्यून सिस्टम को हम थोड़ा सा पुश करेंगे, और फिर हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे परगेटिव मेडिसिन को. दीज आर द स्टेप्स, 4 स्टेप्स बेसिकली. और इसमें हमाम जो है, बात जो है फॉर सेवरल डेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है अटेनुएशन में, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक परगेशन के लिए एक पेशेंट को प्रिपेयर करता है, ह्यूमर्स को सॉफ्ट करता है. स्पेसिफिकली हम यहाँ पे हॉट बात की तरफ जाएंगे. तो इसको देखते हुए हम इन लॉस को देखते हुए हम देखेंगे कि आपने परगेटिव मेडिसिन देने से पहले क्या करना है और इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है. समटाइम्स ऐसा होता है कि हम देते तो अमेटिक्स हैं, वॉमिटिंग करवाने वाली ड्रग्स हैं, लेकिन उससे होता क्या है? परगेशन होना शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एमेटिक एक्ट एज परगेटिव, और जब हम परगेटिव देते हैं तो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है. बहुत बिल्कुल उल्टा स्टेप जो है वो होना शुरू हो जाता है. अब इसके अंदर हम बेसिकली देखें तो क्या है मैकेनिज्म कि कब एक एमेटिक जो है, एक वॉमिटिंग करवाने वाली ड्रग जो है वो परगेटिव का काम कर सकती है, उससे मोशन लग सकते हैं, उससे स्टूल पास हो सकता है. तो इसमें हम देखेंगे कि व्हेन स्टमक इज स्ट्रॉन्ग, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जल्दी जल्दी वो चीज को, मेडिसिन को आगे भेज देता है. enhanced gastric emptying and passes to the intestine. तो थी इमेटिक ड्रग, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग दी, ऊपर से स्टमक भी स्ट्रॉन्ग था, तो उसने जल्दी जल्दी उसको मेटाबोलाइज किया, गैस्ट्रिक को एम्प्टी किया, खाली किया स्टमक और आगे भेज दी. तो वो परगेशन का काम करेगी, क्योंकि उसने भी मोटिलिटी को एनहांस करना है, और एमेटिक ने भी और परगेटिव ने भी. अगर हंगर की स्टेट है, पेट खाली है, तो डेफिनेटली वॉमिटिंग कहाँ से होगी? तो रैपिड गैस्ट्रिक ट्रांजिट होगी, रिटेंशन नहीं होगी, और मेडिसिन आगे मूव कर जाएगी. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इंटेस्टाइन की तेज हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ अपर जीआईटी की लोअर जीआईटी की तेज हो जाएगी.
जब पेशेंट को ऑलरेडी डायरिया या लूज बॉल्स हों, तो क्योंकि इंटेस्टाइन हाइपर मोटिलिटी है तो ओवरराइड्स हेमेटिक रिफ्लेक्स, नॉट हैबिचुएटेड टू पेशेंट टू वॉमिटिंग, उसको करना ही नहीं आती या फिर वो इतना यूज टू नहीं है पेशेंट, तो उस केस में भी हो सकता है रीजन ये है कि एमेटिक रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट होगा। और एमेटिक एजेंट इज हैवी और क्विक डिसेंडिंग है, हाई डेंसिटी है, नीचे फौरन लोअर जीआईटी में चली जाती हैं और वहां पहुंच के वहां की मोटिलिटी को एनहांस कर देंगी। लेकिन से हम इसी का अपोजिट कर लें, अगर स्टमक स्ट्रॉन्ग के बजाय स्टमक बहुत वीक है, तो आपने मेडिसिन तो परगेटिव दिया जिससे पेशेंट को थोड़ा सा स्टूल इजीली पास हो जाए, लेकिन उससे हुआ क्या, गैस्ट्रिक इरिटेशन हुई, वेगल एमेटिक रिफ्लेक्स क्रिएट हुआ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ द एमेटिक्स एंड वेगल रिफ्लेक्सेस। और उसके बाद मच ड्राइनेस ऑफ स्टूल है और वो इतना हार्ड हुआ हुआ है कि जिसकी वजह से ड्रग रिटेन ज्यादा देर रहेगी, क्योंकि आगे उसको पास होने की जगह नहीं है। जितनी ड्रग अंदर रहेगी उतनी एब्जॉर्ब होगी, उतना ही कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन की स्टिम्युलेशन होगी। एंड अगेन द बेसिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, ड्रग इज अनप्लेजेंट, तो भी gustatory and olfactory triggers to the emetic center, कीमोसेप्टर ट्रिगर जोन को भी करेगा और emetic सेंटर को भी जाके करेगा, इस एरिया पोस्ट्रीमा भी इन्वॉल्व हो जाएगा, मेड्यूला ओब्लंगेटा भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इट प्रोड्यूस डिस्पेप्सिया, तो भी क्योंकि परगेटिव्स डिस्पेप्सिया क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरिटेशन होगी, अगेन सीटीजी की एक्टिवेशन होगी जिसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इन दोनों में बेसिक चीज हमने, एक एडिशनल की रूल क्या चीज हमने सामने रखनी है कि पेशेंट को पहले, अगर परगेशन देनी है, परगेटिव्स देनी है, तो पहले पेशेंट को प्रिपेयर करो। ये नहीं कि आपका पेशेंट प्रिपेयर नहीं है, आप डायरेक्ट उस सीवियर कॉन्स्टिपेशन के साथ आया या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया और आपने फौरन ही उसको क्या कर दिया, परगेटिव्स दे दी। तो पहले यूनानी प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले उसको बाथ दो फॉर सेवरल डेज, ह्यूमर्स उसके सॉफ्ट हो जाएं, फिर आप उसको परगेटिव दो। और यहीं पे न्यू रिसर्च जो है बायोमेडिकल रैशनल वो भी यह है कि डायाफ्रेसिस, डायाफ्रेसिस करवाओ, दैट मीन्स कि ऐसी मेडिसिन दो जिससे उसको पसीना ज्यादा आए, इलेक्ट्रोलाइट की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो और इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो जो है वो तेज हो जाए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन परगेटिव जो है वो हमेशा एज अ वार्म डिकॉक्शन यूज करनी चाहिए, या फिर अगर आपने टैबलेट्स की फॉर्म में है तो उसको वार्म वाटर के साथ यूज करें। एंड सेम इज फॉर द बायोमेडिकल रैशनल के वार्म वाटर, क्योंकि डेजोल्यूशन अच्छी करता है ड्रग्स की, मेडिसिन की, और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रांजिट अच्छी होगी, ड्रग एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, इसलिए हम परगेटिव्स को एंड लेक्सेटिव्स को वार्म वाटर के साथ प्रेफर करते हैं। बॉडी प्रेपरेशन क्या है, बॉडी पोर्स डायलेट करो, बॉल्स लूज करो, जैसे हमने पहले हमाम के थ्रू सॉफ्ट किया उसको, स्पेशली इन केस ऑफ कोल्ड डिजीजेस। और यही बायोमेडिकल कहता है कि पहले वेजो डायलेटेशन करवा लो, म्यूकोजल परफ्यूजन ताकि अच्छी हो जाए, फिर उसके बाद लूजनिंग करो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड रिटेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है हमें बहुत स्ट्रॉन्ग परगेटिव की जरूरत ही ना पड़े। डू नॉट ईट और ड्रिंक अंटिल मेडिसिन हैज फिनिश्ड एक्शन, लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि इतना सब कुछ खाओ और साथ में परगेटिव्स ले लो, ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ परगेटिव्स। और बायोमेडिकल में भी है कि फूड स्लोज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट, उसको नीचे जाने में, ड्रग को नीचे भेजने में स्लो हो जाता है जब हम फूड भी साथ ले लेते हैं। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फास्टिंग में पेशेंट को रिकमेंड करें, रेस्ट एंड वॉक, रेस्ट आफ्टर purgatives, gentle walk when mind is soothed, and rest increases splenic blood flow जिसकी वजह से movement stimulates peristalsis mildly. Best is spring and autumn. Mild हम दे सकते हैं, autumn is optional, optimal. सीजनल वेरिएशन में जीआईटी मोटेलिटी
एम्बियंट टेम्परेचर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म वो बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है, इसलिए हम सीजन्स के लिहाज से प्रेफर कर रहे होते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम आर बेस्ट फॉर यूजिंग purgative drugs. डिकॉक्शन पेयरिंग्स, पिल्स टू पर्च बाइल, डिकॉक्शन ऑफ फ्यूमेट्री जैसे शात्रा है, ब्लैक पाइल के लिए हम दूध और फ्लैम के लिए हम सेंचुरी यूज करते हैं। इसी तरह ये बायोमेडिकल क्या कहता है कि सिनर्जिस्टिक आप ड्रग्स दे सकते हो जो उसकी म्यूकोलिटिक हर्ब्स हैं जो बाइल एसिड्स को एनहांस करती हैं या जो अडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं उनको। In case of hot temperament, give barley water or pomegranate juice after before purgatives ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। म्यूकोजल प्रोटेक्शन जरूरी है क्योंकि परगेशन से बाइल एसिड्स भी तेज होते हैं, ओवरऑल हीट प्रोड्यूस होती है, तो पहले हम थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज कर लेंगे अगर ऑलरेडी पेशेंट हमारा हॉट टेम्परामेंट का था तो, नहीं तो अल्सरेशन के चांसेस ज्यादा हैं। आफ्टर परगेशन हम पेशेंट को कहेंगे कि वार्म वाटर को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद स्किप सिप करता रहे, या फिर बार्ले वाटर क्योंकि विच इज वेरी गुड फॉर एंड एक्ट एज एन इम्यूनोमोड्यूलेटर। और ओरल रिहाइड्रेशन हम कहते हैं बार्लेज बीटा ग्लूकेन अब्सॉर्ब रेजिडुअल टॉक्सिन्स, रिस्टोर्स इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए हम बार्ले वाटर को रिकमेंड करते हैं इधर इन यूनानी और हम बायोमेडिकल के से भी हमने देख लिया। तो ये अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे वो हम सारी बात कर रहे हैं इंडिकेशंस की, ऐसे दो ऐसे दो ऐसे दें ऐसे दें ऐसे ना करें, लेकिन कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, कब परगेटिव्स नहीं यूज करने। इन केस ऑफ ड्राई फीकल मैटर इंटेस्टाइन, तो बजाय इसके कि हम ऊपर से ऊपर अपर जीआईटी और मिडल हम सारा का सारा प्रेशर तेज करवाएं इंटेस्टाइन्स का, तो अगर ऐसा केस है तो हम एनीमा प्रेफर करेंगे। डिस्पेप्सिया और विस्केट ह्यूमर्स हैं तो रेक्टिफाई फर्स्ट, फिर हम इमोलिएंट्स की तरफ जाएंगे, फूड्स की तरफ। अगर हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन वीक है तो परगेशन डेंजरस हो सकती है क्योंकि प्रेशर जनरेट हो जाता है। और स्टैमरर्स हैं जो हकलाते हैं उनमें डायरिया के चांसेस ज्यादा होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। वीक इंटेस्टाइन है तो क्रॉनिक डायरिया, ओल्ड पर्सन सिमिलर रिस्क ऑफ वीक इंटेस्टाइन, तो इसलिए ड्राई टेम्परामेंट को हम माइल्ड परगेटिव्स देंगे क्योंकि हीट मजीद प्रोड्यूस होगी, मजीद डायरिया होगा, अगेन ड्राइनेस ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो साइड इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे इन कंट्रा इंडिकेशंस को जरूर देखेंगे व्हेन वी वर इंडिकेटिंग परगेटिव्स और laxatives or emetics. Okay. After the laws कि कब इंडिकेट करना है कब उसको रोकना है, नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स फिजियोलॉजी ऑफ परक्यूशन। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ परक्यूशन देखें यहाँ पे, परगेटिव ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड, उनका काम क्या होता है, वो जाके नंबर वन सिक्रेटरी एक्शन को एनहांस करती हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूइड सिक्रीशंस को। नंबर टू they increase peristaltic contractions or motility action. Number three, osmotic inaction, they draw water into the lumen. ये हम पहले भी एक दफा रिवाइज कर चुके हैं। In case of secretory action, they inhibit, purgative drugs inhibit sodium potassium ATPase, increases cyclic AMP and chloride secretions, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा और वाटर इनफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से सिक्रीशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। While motility action is performed by myenteric plexus activation, nerves की activation, they will release prostaglandins E2, PGE2, and they will again 5-HT4 receptor stimulation होगी। और जो ऑस्मोटिक एक्शन है, दे आर नॉन अब्सॉर्बेबल आयंस, मैग्नीशियम सल्फेट और शुगर रिटेन करेंगे वाटर में, स्टूल को सॉफ्ट करेंगे और वॉल्यूम को एनहांस करेंगे। तो थ्रू दीज थ्री मैकेनिज्म्स अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि स्टूल की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, वाटरी और लूज मोशंस हो सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, बाइल टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस थ्रू दीज परगेटिव। अब इसमें थोड़ा सा हम देखें कि हाउ
these actions are performed, अगर हम इसको थोड़ा सा इंटेग्रेट करें बेसिकली, तो अकॉर्डिंग टू द हॉरिजॉन्टल इंटेग्रेशन, फिजियोलॉजी के लिए में अगर हम देखें, फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट के लिहाज से, तो सेगमेंटेशन एंड पेरिस्टालसिस, फर्स्ट पॉइंट, जितनी भी पलकेटिव ड्रग्स हैं, दे enhance circular muscle contractions, increasing propulsive peristalsis via acetylcholine release, migrating motor complex. Strong purgatives disrupt MMC, migrating motor complex phase 3, जिसकी वजह से mass movements होंगी. Gastrocolic reflex, pre-emptyed stomach जो है enhances the colonic motility. इसलिए यहाँ पे हम बेसिस देते हैं कि वार्म वाटर को यूज करना चाहिए. म्यूकस सिक्रीशंस लुब्रिकेंट्स का काम करेंगी, गॉबलेट सेल्स म्यूकस को इन्हांस करेंगी, जिसकी वजह से स्लिपरी हो जाएगी. लैक्सेशन का काम यहाँ पे ज्यादा होगा. अगर हम एनाटॉमिकली देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे, और परगेटिव्स जो हैं इसके ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं. जो इलियोसिकल वाल्व है, purgative drugs will regulate the transit. Strong purgatives overcome its resistance. Mesenteric veins involve होंगे, जिसमें humors in यूनानी travel through these to the intestine. ये हम humors के चैप्टर में भी इसको रिवाइज कर चुके हैं. Enteric nervous system और बैक्स प्लक्सिस जो है, जिसको हम माइएंट्रिक कहते हैं, एंड मीजनर्स जो सबम्यूकोजल है, वो सारा का सारा नर्वस सिस्टम मोटरी और सिक्रीट्रिएशन को इन्हांस कर देगा. दैट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ पगेटिव्स. और इसी तरह वॉमिटिंग सेंटर की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे हमने पहले कहा, बेसिक्स के अंदर के एरिया पोस्ट्रीमा और वीगल एफरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो नर्व्स, विलाई, वाल्व्स, सब कुछ इन्वॉल्व होता है पगेटिव ड्रग्स के एक्शन के अंदर. और बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हम सैना और रेवंत का बहुत अच्छा यूज करते हैं. दे एक्ट वेरी गुड पगेटिव्स. तो बेसिकली दे कंटेन्स, दीज हर्ब्स कंटेन्स एंथ्राक्वाइनोन्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके, एंड कन्वर्टेड बाय गट बैक्टीरिया टू एक्टिव ए ग्लाइकॉन्स. ए ग्लाइकॉन्स इनहिबिट करेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जो हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया एट द क्लोनोसाइट्स, और फिर क्लोराइड एंड वाटर सिक्रीशंस होगी. कैस्टर और रोगने, बेदनजीर जो है वो हम यूज करते हैं. दे कंटेन रेसोनोलिक एसिड, और ये PGE2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा, जो ऊपर एक्सप्लेन किया जा चुका है. बाइल एसिड्स, कोलोरेटिक्स, जिसको हम मुद्देर सफ्रा ड्रग्स, जो कि सफ्रा को निकालने वाली होती हैं, बाइल सिक्रीशंस को एनहांस करेंगी. बाइल साल्ट्स जाके मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करेंगे और सिक्रीटरी डायरिया होगा. हंजल, इसमें होता है कोलोसिंथीन, दैट and it is a glycoside basically that inhibits water absorption and leads to the powerful osmotic catharsis. Serotonin 5-HT inhibitors released from the enterochromaffin cells by drug irritation, or definitely it will lead to 5-HT activation, और ultimately क्या होगा कि यहाँ पे motility action उससे enhance हो जाएगा. ये थी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इन द सेकंड ड्राफ्ट और आप एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री सारा पढ़ रहे हो, तो हम यहाँ पे पेम को कोरिलेट कर रहे हैं, ईस्टर्न मेडिसिन को कोरिलेट कर रहे हैं विद योर सब्जेक्ट्स ऑफ योर ईयर, सेकंड ईयर. तो ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल. लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजी भी देख रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू योर वर्टिकल इंटीग्रेशन. अब इसमें स्टिमुलेंट लेक्सेटिव्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास, सैनन, एंथ्राक्विनोन्स, एंड ऑस्मोटिक लेक्सेटिव्स जो हैं दे कंटेन्स लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सल्फेट, और जैसे इसबगोल हम यूज करते हैं, दे रिटेन वाटर इन द ल्यूमेन. ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट होगा यहाँ पे, थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ऊपर एक्सप्लेन हुआ. लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करती हैं कुछ ड्रग्स, बल्क फॉर्मिंग होती है, सबको अगेन इसके अंदर आपके पास आ जाता है.
और कुछ ड्रग्स जो हैं वो एमेटिक्स के तौर पर काम करती हैं, जो कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द एरिया पोस्ट्रीमा ऑफ ब्रेन वहां पे एक्ट करता है। अब इन चीजों को देखते हुए आपने अपने पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक परगेटिव्स एंड एमेटिक्स जो है वो आपने डिसाइड करना है। व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ एमएसएस, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एमएसएस कैसे होती है, वॉमिटिंग कैसे होती है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर लेते हैं इन द न्यूरल पाथवे ऑफ द वॉमिटिंग, कि जब भी हम कोई एमेटिक ड्रग देते हैं तो उससे क्या होता है, वेगल एंड स्प्लैंक्निक एफरेंट जो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। या फिर ब्लड बोर्न टॉक्सिन्स आपने लिया, या फिर वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन हुई। इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं, जैसे कोई भी चीज ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, ब्रेन तक पहुंचती है, तो ही जाके वहां पे फर्दर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो एक्टिवेट होता है, और फिर जाके वॉमिटिंग होती है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि हम एक बैड स्मेल से गुजरे हैं, या हम बस में बैठे हैं चक्कर आते हैं तो वहां से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, झूले में बैठे हैं चक्कर आए हैं वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, किसी बैड स्मेल से गुजरे हैं तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो क्या हर चीज का ब्रेन तक पहुंचना इतना इजी है? नहीं। इसके रीजन ये है कि दे रीच टू द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया पोस्ट्रीमा, और वहां पे जाके ये G2 5HT3 एंड NK रिसेप्टर्स को ये जाके एक्टिवेट कर देते हैं। और ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, ये कहाँ मौजूद हैं, ये हम ऑलरेडी उसकी फिजियोलॉजी के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट टाइम। वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन, अगेन दे विल एक्ट स्टिमुलेशन, जैसे हमने मूवमेंट के से रिलेटेड है, आप झूले में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, H1 और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो सेरिबेलम में एक्टिवेट होगा, एंड दे विल देन लीड्स टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस जो कि मेडुला के अंदर है, उसको जाके एक्टिवेट करेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स जाके दे ऑल कन्वर्ज टू द वॉमिटिंग सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द मेडुला, और नेक और मेडुला में भी मोर स्पेसिफिकली न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस पे। और जैसे ही वहां पे जाएगा, वहां से मैसेज जाएगा डायफ्राम को कि कॉन्ट्रैक्ट, एब्डोमिनल वॉल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे इन चीजों का कॉन्ट्रैक्ट होना, कि आप डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट करो, एब्डोमेन को भी कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल्स को रिलैक्सेस करो, जितने भी हमारे वहाँ पे ओपनिंग्स हैं उसको रिलैक्स करो, ग्लॉटिस को क्लोज करो, और रिवर्स पेरिस्टालसिस को स्टार्ट करो। तो ओवरऑल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म जो है वो तेज हो जाता है, एंड दैट विल लीड्स टू द वॉमिटिंग, एक्सपेंशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। इसमें एक थोड़ा सा हम अगर यूनानी कॉन्सेप्ट देखें, तो यूनानी कॉन्सेप्ट ऑफ तबीयत फिजिस इज दैट द नेचुरल सेल्फ हीलिंग पावर that expels the matter through the nearest route directly parallels the modern concept of enteric nervous system. सेकेंड ब्रेन कंटेनिंग 500 मिलियन न्यूरॉन्स, जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर 500 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, that autonomously coordinates with the GIT motilities, secretions and immune responses without conscious control, जिसकी वजह से बोथ द कॉन्सेप्ट, चाहे आप बायोमेडिकल ले लें चाहे यूनानी ले लें, एम्फेसिस के इंट्रिंसिक इंटेलिजेंट बॉडी रिस्पॉन्स है इंटेरिक नर्वस सिस्टम, कि कोई गलत कोई टॉक्सिन कोई इस तरह की चीज जाने लगती है तो बॉडी उसको खुद ब खुद रिमूव करवाने के लिए वॉमिटिंग वहां पे स्टार्ट करवा देती है। टिप साइंस इंटेग्रेशन, ये हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इन केस ऑफ स्टार्ट पे, जितनी भी हमने एग्जांपल्स दी थी और हमने फाउंडेशंस एंड डेफिनेशंस को जब एक्सप्लेन किया था, there we have studied the basic integration points के what the biomedical science is, what are the scientific bases of these humors, और यूनानी इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। देन आपके पास कुछ ड्रग्स हैं
जो कि माइल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव्स हो सकते हैं, और इनका बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, की ड्रग्स कौन सी हैं, बायोमेडिकल मैकेनिज्म्स क्या हैं। ये हमने हर जगह पे एक एक दो दो एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन यहाँ पे एंड द लास्ट जो है वो आपको एक अगेन कंबाइन करके बता दिया गया है। तो आप यहाँ से कुछ एग्जांपल्स कॉपी कर सकते हैं, कुछ नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके काम आएंगी at your clinics. These are the just examples कि in case of disease guide headache में कौन सा ह्यूमर आपने उसको निकालना है, कौन सी की सिंगल ड्रग देनी है, कंपाउंड फॉर्मुलेशंस में आप क्या दे सकते हो, और इसका बेसिकली रैशनल क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंटेग्रेटिव थेरेपी इज द बेस्ट वे, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो यूनानी थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स में ठीक है, हम पर्गेटिव्स, वी आर यूजिंग पर्गेटिव्स एंड लेक्सेटिव्स। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ हम वो तो यूज हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में और कौन सी चीज जो है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने हमाम बात का जिक्र किया है यहाँ पे, हम उसको यूज कर रहे हैं। हम और बहुत सारी हर्ब्स को यूज कर रहे हैं, तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये बेसिकली एट द सेकेंड के लिहाज से थोड़ा सा मे बी ज्यादा लगे आप लोगों को, लेकिन बेम्स के बच्चे आई थिंक दे कैन कवर इजिली एटलीस्ट 4 to 5 एग्जाम्पल्स। आपको पगेटिव्स के जो है वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और रूट क्या होगा उनका। Summary and clinical decision framework is कि purgative therapy आपने कब recommend करनी है। If the patient needs purgation, clinical indication, तब आप उसको दोगे। पहले contraindications check करो, अगर contraindication वाले points हैं yes, तो फिर हम उसको treat the underlying cause first, फिर हम उसको लेके जाएंगे purgation की तरफ। लेकिन अगर कंट्राइंडिकेशंस नहीं हैं एंड पेशेंट इज सेफ टू प्रोसीड, तो फिर हम इसमें से हॉट, कोल्ड, ड्राई, मॉइस्ट अकॉर्डिंग टू द टेम्परामेंट हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सा ह्यूमर एलिमिनेट करना है, दैट मीन्स कि आपने लैक्सेटिव देनी है या परगेटिव्स देनी है, ये भी आप लोग तभी डिसाइड करोगे जब प्रॉपर एक हिस्ट्री लेंगे, तब हम इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो आएंगे। दिस वर ऑल अबाउट परगेशन, एमएसएस, रूल्स। और इसको अगर आपने मजीद बहुत अच्छे से स्टडी करना है, तो आप कैनन ऑफ मेडिसिन की जो बुक है बाय एविसेना, उसको स्टडी कर सकते हो। तो इसमें हमने बैम सेकेंड क्रॉप के बच्चों के लिए है एट द कर्शी यूनिवर्सिटी, हमने देखा कि परगेशन एंड एमएसएस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फाउंडेशंस क्या हैं, डेफिनेशंस, देन टाइप्स, लॉज, zoology, integration points, drugs, disease guide according to the Unani medicine, according to the biomedical sciences and the scientific basis, and then integrative therapy, and the last one was the summary.